नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और इस टाइम पे मूड माहौल श्रेया ऐसा दिखाई दे रहा है कि वीकेंड की तैयारी मार्केट करने लग गया है। वीकेंड के मूड माहौल में मार्केट आ गया है। अच्छी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। जो बैंकिंग शेयर्स हैं यहाँ पे ज़्यादा जो रुझान है हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो निफ्टी है वो भी ठीक ठाक कामकाज इस टाइम पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,780 के स्तर पे इस टाइम पे निफ्टी जो है बना हुआ है, यानी कि डे हाई के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीएसयू बैंक अच्छा खासा जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे दिखा रहे हैं। प्राइवेट बैंक में भी रुझान हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और इस टाइम पे बात करें केमिकल सेक्टर की, तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। लेकिन फ्लिप साइड में बात करें तो एफएमसीजी, आईटी, फार्मास्यूटिकल जैसे कि मेंशन भी यहाँ पे हेडलाइन में किया हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए। इस टाइम पे हम बाजार देख रहे हैं कि काफी ज्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है। एक दिन हम बोलते हैं आज बाजार में कमजोरी, एक दिन हम बोलते हैं आज बाजार में काफी तेजी है। लेकिन करा क्या जाए, कैसे इस चीज को गेज किया जाए, ये जानते हैं आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी अमित जी, बाजार का जो मोमेंटम है हमें काफी डामाडोल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से। कभी तेजी होती है, कभी एकदम से मंदी हो जाती है। क्या करा जाए, किस तरीके से इसको हम गेज करें? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बाजार में एक दिन हम तेजी देखते हैं, एक दिन मंदी देखते हैं। दैट इज बेसिकली रीजन इसका ग्लोबल जो न्यूज है और जिस हिसाब से जो ग्लोबल मिडिल ईस्ट में जो वॉर है और हमारे इकोनॉमी को जिस हिसाब से इफेक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर एंड ब्रेंट, तो उसी हिसाब से हमारे अगले दिन ओपनिंग होती है। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से प्योरली इंट्राडे मार्केट है। आज के सत्र की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन और मूव हम देख रहे हैं बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडिसेस टुडे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस लेवल पे आप इंट्राडे पोजीशन बनाएं, लेकिन अगर आपने पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो बने रहें। निफ्टी 23,780 के आसपास है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 23,720-730 का और इसे होल्ड करना है। 10 डेमा क्रॉस कर रहा है, 23,820 पॉसिबल है यहाँ पे। सिमिलरली निफ्टी बैंक विच इज अ स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडिसेस, इसमें भी आपकी अगर पोजीशन है तो आप इसको बनाए रखें। 53,800-850 के आसपास स्टॉप लॉस लगे। यहाँ पे भी ट्रेंड डेमा क्रॉस हो रहा है। अगर कोई एडवर्स न्यूज नहीं आती है मार्केट्स में ओवरनाइट या वैसे, तो आई थिंक 54,500, 54,600 निफ्टी बैंक में पॉसिबल है। आज बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, 54,500, 600 पॉसिबल है। बैंक निफ्टी आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। ऐसा बैंक निफ्टी में मूव हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे जब चीज़ें फेवर में थी। देखते हैं कि आज जो उसका रेजिस्टेंस है 54,200 का, उसको पार करता है कि नहीं और फिर कहाँ तक के मूव्स आते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी डेज हाई के आसपास ही घूमते हुए और ब्रेथ पे आज की सेशन की अच्छी है। तो यहाँ से किस ओर जाता है मार्केट इंपॉर्टेंट होगा देखना। फिलहाल अगर आपके पास है लॉन्ग साइड तो आप होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेरीज को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग कर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को टैग करें, डीएम्स में डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। और सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म #AskAwaz करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले रितेश श्रीवास्तव जी लखनऊ से। रितेश जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, सवाल सर आपका। मेरे पास डिक्सन टेक की जो है 15 शेयर है, 12,600 के रेट पे समथिंग। और एलएनटी है 50 शेयर 3,900 के आसपास। तो दोनों पे व्यूज चाहिए थे। लॉन्ग टर्म व्यू? लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है, 1 साल से ऊपर का नजरिया है आपका। डिक्सन से शुरुआत करते हैं। डिक्सन लेकर आइए और इस स्टॉक की चर्चा तो बनती ही है। गजब के मूव्स उसने दिए हैं अपने रिजल्ट के बाद। आज भी देखिए तो लगभग 4% अप है डिक्सन टेक और सीएनबीसी आवाज पर इसकी चर्चा हुई। आज स्पॉटलाइट में इसको शुमार किया गया। शानदार मूव्स 10,700 के करीब करीब हमने शायद पिक किया था, उससे देखिए मूव आकर अब 11,800 तक गए हम आज के सेशन में। लेकिन इन्होंने 12,600 के करीब खरीद रखा है, तो वो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं ये।
क्या लगता है अमित जी, जिस तरीके से पिछले वीक इसने मूव दिखाया, पिछले वीक तो 9% और 14 दिन में भी देखे तो शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं, तो 12,600 का स्तर आ जाएगा जल्द, ब्रीच करेगा, मुनाफा होगा रितेश जी को डिक्सन में? जी देखिए, श्रेया जी, डिक्सन ने डेफिनेटली बेस तो बनाया है। यहाँ पे काउंटर में हमने एक लंबे अरसे से करेक्शन देखा था, बट फाइनली एक बेस बनाया। इस बेस में स्टॉक ने 10, 20 और 50 डेमा को रिगेन किया। आज के सत्र में भी एक कंसोलिडेशन, 5-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद हम स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं, और ये मूव बैक बाय वॉल्यूम्स है। तो ओवरऑल अगर हम अभी देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसका एक माइनर रेजिस्टेंस आता है लगभग 12,600 के आसपास, जहां पे मेरे ख्याल से इनकी खरीद है। वहां पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो लेकिन अगर ओवरऑल अभी की हम चाल देखें तो एज लॉन्ग एज 11,400 इज इंटैक्ट, मुझे लगता है स्लोली एंड स्टेडीली 12,000, 12,100 की तरफ ये जा रहा है। वहां पे फिर रीअसेस कर लेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसीलिए 11,400 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करने की राय है। कि 11,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप डिक्सन टेक में बने रहे। चार्ट्स पर अब दमखम नजर आ रहा है। 12,100 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, वो ब्रीच करता है, और 12,600 को तो जो लेवल ले रखा है आपने, वो रेजिस्टेंस है, वो ब्रीच करता है, तो फिर एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं इसको। दूसरा जो सवाल है इनका अमित जी, वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो पर, और आज स्ट्रेंथ है, कोशिश तो कर रहा है। कल के सेशन में भी देखा हमने कोशिश करते हुए। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफ़ी टूटा ये स्ट्रॉन्ग काउंटर, लेकिन अब क्या स्ट्रेंथ वापस लौट रही है, और बातें भी हैं, चर्चाएं गर्म है कि शायद अब युद्ध पर भी विराम लगे, तो एलएनटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए? जी, इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव न्यूज, एक अच्छी बात जो एलएनटी के काउंटर में है कि ये 200 डेमा अपना होल्ड कर रहा है। 3850 एक इसका अहम लेवल है, और स्टॉक कंटिन्यूअसली एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। अभी तक ये कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, मोमेंटम नहीं आया है स्टॉक में। एक बार स्टॉक अगर 4,000, जो लगभग 70 रुपए यहाँ से उसके ऊपर निकलेगा, तो एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव कंसोलिडेशन चल रहा है, 3850 के लेवल्स होल्ड कर रहा है, तो होल्ड करने की ही सलाह है। 3850 का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। 4,000 के ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखेंगे। ओके, 4,000 के ऊपर निकलता है तो मोमेंटम हमें शानदार यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक गुड़गांव से हमारे साथ अनुराग जी जुड़े हैं। अनुराग जी, गुड मॉर्निंग। जहाँ पे वहाँ पे उसको कोई रेस्पेक्ट। अनुराग जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मान लो छुट्टी खत्म। आई थिंक अनुराग जी पीछे बिजी है, मैं सवाल ले लेती हूँ। अमित जी, इनका सवाल एनएचपीसी के ऊपर है। 1,000 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में, एंड 92 के स्तर पे इन्होंने बाइंग की है। एनएचपीसी का अगर हम चार्ट देखें तो बार बार 83-85 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहां तक जाता है, कोशिश करता है, लेकिन फिर वापस से नीचे की तरफ ये आ जाता है। क्या करा जाए? 52 तक जाता हुआ दिखाई देगा? जी देखिए, फिलहाल इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव है। पुल बैक जरूर आया, लेकिन 200 डेमा पे जाके वापस रेजिस्टेंस लिया, और हम थोड़ा सा यहाँ पे वापस एक क्रैक देख रहे हैं। तो जब तक ये स्टॉक, जो कि लगभग इसका रेजिस्टेंस 81 रुपीज के आसपास है, 81 के ऊपर नहीं निकले, तो थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव ही है। बट अगर सपोर्ट की बात करें तो 76 रुपीज पे अच्छा सपोर्ट है, तो हम इसे कंसोलिडेशन मोड में कह सकते हैं। नजरिया इनका अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो 76 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे 81 के ऊपर आएगा। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि एनएचपीसी मेरे पोर्टफोलियो में एक लंबे अरसे से है। एनएचपीसी पर ये व्यू हो गया, होल्ड कर सकते हैं। अनुराग जी ने प्रश्न पूछने के लिए फोन घुमाया, फोन घुमाकर भूल गए, लेकिन लकीली भाग्य, हमारा सौभाग्य के सवाल आपका था हमारे पास, तो एनएचपीसी पे ये व्यू हो गया 76 का, यानी कि 76 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। आगे बढ़ते हैं। पीएस संधू जी जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। संधू जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। सवाल सर आपका? मैडम, मेरे पास 175 शेयर है एसबीआई के, जो 983 पे मैंने परचेज किए है। 1 साल का व्यू लेना है, और मैंने ये भी पूछना कि किस लेवल पे मैं एवरेज कर सकता हूँ और ऐड कर सकता हूँ इनमें। ठीक है। एसबीआई नतीजे ने निराश किया। उसके बाद से जो हमने इसमें गिरावट देखी वो काफी भयंकर वाली गिरावट थी, लेकिन अब पिछले कुछ सत्रों से संभलने की कोशिश कर रहा है। आज बैंक्स में अच्छा मूव है, तो 0.5% के करीब करीब चढ़ता हुआ एसबीआई, हालांकि ऊपरी स्तरों से उसने बढ़त गवाई है। 983 की खरीद है अमित जी इनकी, तो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं। थोड़ा क्या वक्त लगेगा अब यहाँ पर मुनाफे में आने के लिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद जिस कदर टूटा वैसी गिरावट एसबीआई में पहले नहीं देखी गई थी। और दूसरा प्रश्न इनका ये भी कि किन लेवल्स पर, क्योंकि स्टॉक और पेडिग्री काफी अच्छी है, तो किन लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं?
जी देखिए, एसबीआई में डेफिनेटली जब स्टॉक ने 1234 का रिसेंटली हाई बनाया था लगभग 3-4 महीने पहले, और उसके बाद से हम यहाँ पे कंटिन्यूअस करेक्शन देख रहे हैं। स्पेशली रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव रिएक्शन आया और स्टॉक रिजल्ट वाले दिन लगभग 1080 1090 के आसपास था। उसके बाद करेक्ट होते होते 954 955 के आसपास आ गया। मीडियम टर्म चार्ट्स की बात करें तो मीडियम टर्म चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स में थोड़ी नेगेटिविटी है, इसलिए स्टॉक नीचे आ गया है। सपोर्ट की बात करें और थोड़ा सा अगर इनका लंबा व्यू है, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक है, तो 900 रुपीज पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसका एसबीआई का। बने रहने की सलाह है, 900 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर ऐड करना है तो अगर मैं इनकी जगह होता तो 890 900 एक अच्छे लेवल्स ऐड करने के लिए उन लेवल्स पे आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 850 का लगा के रखना है। स्लो एंड स्टडी कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है कि वापस इसमें 6-8 महीने में ऑल टाइम हाई हम फिर से देख सकेंगे। ओके, 6-8 महीने में ऑल टाइम हाई की तरफ हमें एसबीआई जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे बढ़ा जाए, अहमदाबाद से दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास आईटीसी के शेयर है 308 के भाव पे 1000 शेयर, और फ्रेश एंट्री करने की है टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल में, ये भाव पे हो सकती है? टाटा मोटर सीवी आपने बोला ना? यस। ठीक है, शुरुआत करते हैं आईटीसी के साथ। 1000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 308 की बाइंग है। कल हमने देखा था कि मार्केट आर में ही लास्ट लैग में यहाँ पे हमें आईटीसी के नंबर्स जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए थे। मिक्स बैग हमें नंबर्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर इनका एफएमसीजी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखी गई है। पेपर रेवेन्यू में अच्छी तेज़ी है, एग्री बिजनेस भी करीबन 16% तक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज फिर भी एक क्रैक जो है आईटीसी में लगता हुआ दिखाई दिया है। करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ इस टाइम पे कामकाज कर रहा है। 308 की बाइंग ऑन ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ये इस टाइम पे होवर कर रहा है। अमित जी, क्या करा जाए आगे, किस तरीके से प्ले आउट करें? कंचन जी, मैं इसमें माफी मांगता हूँ, मेरी पोजीशन आईटीसी में, तो कंप्लायंस के लिहाज से मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आईटीसी पर तो अमित जी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटली सीएनबीसी आवाज़ पर इसका टेक हुआ था, एडिटर टेक्स में भी, और कल हमने नतीजे देखे थे। लेकिन आज जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी वो काफ़ी डिवाइडेड थी, तो एक आध क्वार्टर देखेंगे आईटीसी पर और फिर समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हालांकि सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार चर्चा होती रहती है आईटीसी की, तो आप अगर सुनते होंगे सीएनबीसी आवाज़ को तो समझ में आ चुका होगा कि आईटीसी पर करना क्या है। अभिषेक भाटिया जी जुड़ रहे हैं अब दिल्ली से, इंटरग्लोब एविएशन पर इनका प्रश्न है शायद। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी सर, सवाल पूछिए। मैम, मेरे पास इंटरग्लोब एविएशन के शेयर्स हैं 300 शेयर्स ऑन 4488। सो आई हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू। मैं इस पे जानना चाहूंगा कि कैसे करें, क्योंकि ब्रेंट ऑलरेडी एक सस्टेन लेवल कर रहा है काफी टाइम से, तो इसका आगे कैसा व्यू रह सकता है? मतलब इंटरग्लोब एविएशन के लिए दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी ये साल इसके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन जिस तरीके से थोड़ी सी नरमी आई है क्रूड में, हालांकि अभी भी 100 के नीचे नहीं है, 105 के आसपास ही कामकाज कर रहा है, फिर भी अब शायद स्टॉक्स हो गए हैं रेजिस्टेंस 105 के नीचे, 104 के आसपास। कल एक मूव देखा इंटरग्लोब एविएशन में, आज भी स्ट्रेंथ में है। अमित जी, क्या लगता है? 4488 इनकी खरीद है, 4436 पे कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं, लेकिन क्या ये लॉस अब मुनाफे में तब्दील होगा? क्या दिक्कतें जो थी, जो चार्ट्स पे भी नजर आ रही थी, अब वो क्या धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है? क्या अप्रोच? जी, मेरे हिसाब से इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो हमें होल्ड ही करना चाहिए। ब्रेंट क्रूड में जो उछाल आया था उसके कारण स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। लगभग 1-1.5 महीने पहले स्टॉक 53-5400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट 1000 रुपए का करेक्शन यहाँ पे आ गया है। अगर हम नीचे के लेवल्स देखें 4100 4200, तो स्टॉक ने वहां एक बेस बनाने की कोशिश की है। 10 और 20 डेमा कल के सत्र में रीगेन हुआ, 50 डेमा का थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक फास्ट मूव यहाँ पे आएगा, लेकिन लगता है कि यहाँ पे 41 4200 पे स्टॉक ने बेस बनाया। जब तक ये लेवल्स होल्ड करते हैं, मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडीली इट विल इंच अप। तो वीकली सपोर्ट को देखते हुए और बेस को देखते हुए 4200 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे थोड़ा सा 3 से 6 महीने के लिए आप होल्ड करें। ठीक है, 3 से 6 महीने के लिए आप इंटरग्लोब एविएशन होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। इंटरग्लोब एविएशन पर ये व्यू हो गया है। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। जल्द लौटते हैं।
नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर यान टैन हैं जो को फाउंडर हैं एक्टिवेट से। डॉक्टर टैन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और मलेशिया ने अपने आप को पोजीशन किया है एज वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो फ्रेंडली डेस्टिनेशंस फॉर डिजिटल नोमैड्स एंड कंपनीज। आप कैसे देखते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एट एक्टिवेट एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? Thank you for the question. So there is a lot of progress at the current moment, and we have been working very, very closely with the governments and relevant agencies to actually help projects or companies onshore in Malaysia. So Activate being part of the Block Office Group, we firmly believe in compliance and also the right corporate governance when it comes to establishing corporate structures that actually comply with every government sector. So whether be it rules and regulations and whatnot. So I think it's a breath of fresh air, especially with all the regulatory ambiguity that a lot of people in the industry are actually experiencing, and that's definitely a very, very good step forward. You were telling us about the robotic project that you are onboarding, also AI convergence with blockchain technology. How do you look at all of that playing out going forward? Yes, I do believe so. I am actually currently in San Francisco, and I participated in one of the demo days by Base. And what I've seen is that the convergence of AI, robotics, and also and blockchain is that it enables a very, very seamless way of making payments, especially for services, right? We do believe that robotics is the future, and something that we are building right now is something called Shadow Combat Leap. And it is more on the entertainment front, right? We see that crypto will become that tool for live fan interaction and engagement. And it's going to be very interesting to see. It is it's a humanoid, it's a bipedal humanoid teleoperated combat sport that we are building here, and we are actually very, very excited to bring this to the world. Think of it as robotics MMA. What is really doing a big amount of movement in the international markets clearly is about stable coins, making strong inroads in cross-border payments and also in sense of more and more currencies backing it now. How you at Activate are looking at this? I do believe that stable coins are definitely here to stay. I go back to the point of regulatory ambiguity right now, that when you cross borders, there are a lot of questions that will be asked, right? I think that's the primary concern across governments, across policymakers, whether funds that are being transferred or being used, is it actually legitimate and where it has been? And I think this is the perfect use case of the blockchain, whereby every fund, every dollar that's being transferred, it can be traced back to its origins. This is something that is being spearheaded in Malaysia specifically by one of the stable coins that is actually currently incubated by the sandbox of the Ministry of Finance. And we're seeing huge strides being taken here. And one other point that I want to add on this is that one of the national banks of Malaysia recently successfully completed a stablecoin transaction cross borders. This is definitely something that is very exciting to be seen. We will see more usages for stable coins in the near future, simply because of its efficiency and the cost being so low. This will improve cross-border transactions across industries. Dr. Tan, मेरा final question यहाँ पर एशिया regulations को लेकर है, because we've seen after Genius Clarity Act being passed in US, but when you look at the Asian markets, especially India, Malaysia, Singapore, Dubai for that matter, how are you looking at regulations evolving here? I would not use this as a comparison point. Rather, I would say that
every government institution has their own pace in adoption and also formation of policy. Because everyone would have their own methodology of how they want to introduce digital assets into their ecosystem, right? And I think if you're referring specifically to the Genius Act and Clarity Act, I believe that is one of the main reference points for a lot of policymakers when it comes to formation of their own policies. So this is actually definitely a good step, right? Because now that there's a clear reference point, this will definitely drive progress for policymakers across the region. So I wouldn't say that Asia is doing better or the United States is doing better. I believe this is a collective effort across government agencies to make commerce or economies start to kind of like merge and become more efficient. डॉक्टर यान टैन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो डॉक्टर टैन बता रहे हैं कि किस तरह से मलेशिया एक काफ़ी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, जहां पर हमने रेगुलेशंस आते हुए देखे हैं, गेमिंग में यहां पर पॉजिटिविटी है, स्टेबल कॉइन्स यहां पर बेहतरीन कर रहे हैं, और जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, हमने एशियन मार्केट्स में वो नंबर्स भी यहां पर पिकअप होते हुए देखे हैं। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय, हमें दीजिए ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।